यहाँ पे, दैट इज द पीक एंड वैली आपको देखने को मिलेगा, रफनेस यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। जब आप इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाओगे, जब आप एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम लोग मूव करवाना चाहते हैं, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट का भी आपके पास ये होगा मॉलिक्यूल्स होंगे। सॉलिड अगर ऑब्जेक्ट है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, मॉलिक्यूल्स तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपके पास यहाँ पे उसको भी सॉलिड में, अगर आप इसका भी सरफेस देखो तो ये कैसा है, इस तरह का आपके पास पीक एंड वैली। अब जब ये सरफेस दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे, मतलब कि चिपक जाएंगे और जब मूव करना शुरू करेंगे तो एक दूसरे के मॉलिक्यूल से क्या होंगे, ये कोलिजन होगा। और कोलिजन के दौरान ये सरफेस क्या करेगा, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है ये सरफेस रोकने की कोशिश करेगा इसको। क्लियर है ना? ये सरफेस आपको काफी हद तक इसको रोकेगा। इसको समझते हैं सिमुलेशन से। तो आपके पास यहाँ पे जब भी बॉडी है, समझो कि आपके पास ये वर्क बॉडी और ये आपके पास बॉडी, जब ये इस पे मूव करेगी तो अब ये से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके मोशन को, ये जो आपके पास वैली है वो इंटरलॉक हो जाएगी। जब ये इंटरलॉक होगी, जब ये मूव करेगी तो आपके पास क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके पास यही इंटरलॉकिंग पे ही आपके पास देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस इंटरलॉकिंग पे, तो अगर मान के चलो ये ऑब्जेक्ट, समझना यहाँ पे ये एक सरफेस और इस ऑब्जेक्ट का सरफेस ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे कोई मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब इंटरलॉक तो हो गया, ये आपस में आपके पास लॉक तो हो गए, लेकिन क्या ये लॉक का कुछ काम है क्या? नहीं, क्योंकि जब तक आप फोर्स न लगाओगे तब तक ये लॉकिंग आपके पास रेसिस्ट करेगा नहीं मोशन को। अगर मोशन को रेसिस्ट ये करेगा नहीं तो आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ ना होने वाली है। जैसे अगर देखो वो आपके पास जो भी स्टैंड है वो रखा हुआ है वहां पे, क्या उसमें फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं। क्या कांटेक्ट में है? तो बिल्कुल कांटेक्ट में है, दोनों रफ सरफेस आपके पास कांटेक्ट में है, उसके बावजूद भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप इसको मूव करने की कोशिश करोगे, मूव हो या ना हो, अगर मूव करने की कोशिश करोगे तो ये इंटरलॉक ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा और जैसे ही एक्टिव होगा तो इसके मोशन को क्या करेगा, ये रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे सिंपल है, अगर ये आपके पास स्टैंड है तो अगर मैं स्टैंड को खींच रहा हूं, क्या ये आपके पास थोड़ा फोर्स से खींच रहा हूं, क्या ये आगे बढ़ रहा है? नहीं। क्या इसमें फ्रिक्शन आया? तो फ्रिक्शन आया। इंटरलॉक जैसे हुई, मोशन को जैसे ही रेसिस्ट किया, क्लियर है, उसमें बोलेंगे फ्रिक्शन आ चुकी है। क्लियर? अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोई फ्रिक्शन फोर्स की, तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये कहाँ आती है, कांटेक्ट सरफेस पे आती है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। कांटेक्ट हटा दो, फ्रिक्शन 0।
कांटेक्ट जब तक एस्टेब्लिश रहेगा तभी फ्रिक्शन आ सकती है, अगर कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले ये आपके पास क्या है, ये एक कांटेक्ट फोर्स है। जैसे कि आपके पास नॉर्मल फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, वैसे ही आपके पास फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, ये हमेशा कैसे रहेगी, तो हमेशा जिस तरह मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, आपके पास जिस हिसाब से मोशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग करेगी। क्लियर है? जैसे इसी एग्जांपल में समझना, ऐसा जो सिचुएशन है, ये सरफेस और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट, यही है। अगर आपको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बतानी है, जैसे मैं बताऊं कि ये सरफेस का आपके पास फ्रिक्शन फोर्स और मैंने फोर्स इसको अप्लाई करा है इधर। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स इसको इधर अप्लाई कर रहे हो तो इसके मोशन की टेंडेंसी किधर है, राइट साइड। मोशन इसका किधर होने वाला है, राइट साइड। लेकिन यहाँ पे जब सरफेस आपके पास रफ है तो ये मोशन क्या राइट साइड होने देगा, फ्रिक्शन नहीं होने देगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन किधर काम कर रहा होगा, पीछे की तरफ। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाओगे तो आपके पास एक तो लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा ऊपर आपके पास नॉर्मल, और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, तो पीछे लग रहा होगा इस तरफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन वही होगा ना, फ्रिक्शन पीछे। क्लियर? कहां पे लगेगा, तो ये वाले सरफेस पे लगेगा यहाँ पे फ्रिक्शन। अगर मैं ये वाले जो आपके पास ये जो फ्लोर है, अगर फ्लोर पे मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो फ्लोर पे किधर लगेगा, फ्लोर पे सोचना आपके पास ऐसा है, ये बॉडी आगे जा रही है, तो आपने बोला आगे जा रही है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा, लगेगा। क्लियर? अगर आप सरफेस को देखो तो आप खुद ही हाथ को स्लाइड करो तो आपको ये फील होगा कि ये जो हाथ है इस सरफेस को अपने तरफ ले जा रहा है, मतलब इस पे जो फ्रिक्शन आ रही है ये किधर जाएगा, आगे की तरफ। तो अगर आप सरफेस का एफबीडी बनाओगे तो इसमें फ्रिक्शन किधर होगा, आगे की तरफ, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये वाले ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और फ्लोर पे आपके पास आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। बिल्कुल जैसे आप चलते हो, तो जब आप चलते हो तो आप आगे जाते हो तो फ्लोर पे फोर्स आप किधर लगाते हो, पीछे की तरफ लगाते हो, और चलते किसकी वजह से हो, फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर? जब आप फोर्स पैर को पीछे धकेलते हो तो आपकी पैर की टेंडेंसी किधर होती है, पीछे की तरफ स्लाइड करने की, और पीछे की तरफ स्लाइड करने की होती है तो आपके पास सरफेस आपके पैर के ऊपर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है किधर, आगे की तरफ। आप आगे की तरफ बढ़ते हो और सरफेस पे फोर्स किधर लगता है, पीछे की तरफ। जब आप चलते हो तो सरफेस को पीछे धकेलते हो ना, पीछे धकेलते हो तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे पीछे है। जब आप चलते हो तो सरफेस आप पे फोर्स लगाती है आगे, और ओवरऑल आप क्या करते हो, आगे की तरफ मूव करते रहते हो। क्लियर? समझ में आया सभी को? क्या ये क्लियर है? चलो नोट करो पहले इसको। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज act opposite to relative motion हाँ आप लोग अपना वो मटेरियल करके आना, मॉड्यूल के आपके सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करवाने की कोशिश करूंगा, और आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, लेकिन चैप्टर थोड़ा हो जाने के बाद एक कंबाइंड यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अगले टेस्ट में एनएलएम और फ्रिक्शन। एनएलएम को छोड़ नहीं सकता हूँ, एनएलएम जब तक न रहेगा तब तक आपको इसमें रिवाइज कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। एनएलएम का और फ्रिक्शन दोनों चैप्टर है।
नहीं ना एनिमेशन नेट ही नहीं चल रहा है एनिमेशन क्या अभी दिखा रहा हूँ मूव करके दिखा रहा हूँ एनिमेशन क्या मूव करूंगा ऑब्जेक्ट इसीलिए तो खाली किया उसको हो गया नोट चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट इसका देखना हम रेट से स्टार्ट हुआ है एक बार इसका एनिमेशन चल जाए सर वाईफाई कनेक्ट नहीं पावर है छोड़ छोड़ अरे निकाले बरोबर आहे बरोबर म्हणजे बताओ
चलो आप देखना यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट है 50 केजी का आपके पास ऑब्जेक्ट है और जो आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन है ये आपके पास सरफेस आपके पास फ्रिक्शन वाली सरफेस क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा इसको ध्यान से देखना जब आप फोर्स इसको लगा रहे हो ठीक है ना तो इस केस में आपके पास बॉडी देखो कुछ समय तक मूव नहीं कर रही है। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना है 96 अप्लाइड फोर्स आपने 96 अप्लाई करी तो नेट फोर्स 0 है बॉडी अभी तक रेस्ट में रहेगा। जैसे ही आपने बढ़ाया तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ गई और आपके पास बॉडी आपके पास कहीं ना कहीं मूव करने लगेगी। अच्छा एक मिनट अब देखो यहाँ पे ये जो 94 था फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स आपने बढ़ा दिया तो आपके पास बॉडी मूव करने लगी। इस पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कब हो रहा है ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ जो सरफेस है दोनों सरफेस इंटरलॉक हो रहा है और इंटरलॉक होने की वजह से यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिल रहे हैं क्लियर। यहाँ पे एक चीज आती है दैट इज द कांटेक्ट फोर्स ठीक है ना। जैसे कभी-कभी बोलेगा आप कांटेक्ट फोर्स बता दो कभी-कभी क्या बेसिक आपके पास क्वेश्चन में यही पूछता है ना बोलेगा फ्रिक्शन ना बोलेगा नॉर्मल बोलेगा कांटेक्ट फोर्स आप बता दो। तो कैसे निकालेंगे समझना यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो इस केस में कांटेक्ट फोर्स कौन-कौन सा लग रहा है तो एक कांटेक्ट फोर्स सरफेस पे दो सरफेस अगर दो आपके पास एक सरफेस उसके ऊपर ऑब्जेक्ट तो आपके पास एक कांटेक्ट फोर्स क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स क्लियर। नॉर्मल फोर्स आपके पास किधर लगेगा तो वर्टिकली आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में ये लगेगा आपके पास नॉर्मल फोर्स क्या यही लगेगा। और दूसरा जब ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है जब आप इसमें आप फ्रिक्शन लगा रहे हो तो जब आप फ्रिक्शन लगाओगे तो आपके पास सॉरी फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन लगेगा ऑब्वियस है। अगर आप इधर से धकेल रहे हो तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे अगर आप इस तरफ से धकेल रहे हो तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। तो इस केस में दूसरा फोर्स आएगा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स क्लियर। और जब आप इस दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे इस दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा दैट इज द रूट अंडर फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर ये दोनों जो फोर्स का समेशन होगा वही आपके पास क्या आ जाएगा कांटेक्ट फोर्स क्लियर कांटेक्ट फोर्स। तो आपके पास यहां पे लिख सकते हो कांटेक्ट फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स आपके पास होती है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन क्योंकि नॉर्मल भी आपके पास एक कांटेक्ट फोर्स है जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है दूसरा आपके पास फ्रिक्शन है जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में लग रही है और दोनों का रिजल्टेंट आपके पास क्या दे देगा रूट अंडर fr² प्लस fn² क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री क्लियर। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू लिख सकते हो दैट इज द f कांटेक्ट इज इक्वल्स टू रूट अंडर f फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। अभी सारा कुछ मैं आपको एक से बताऊंगा स्टैटिक काइनेटिक क्या फ्रिक्शन है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को डर गया चलो हो गया आगे बढ़े। अब हम लोग फ्रिक्शन के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट काफी बेसिक है क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गई तो फ्रिक्शन के आपके पास कई सारे क्वेश्चन मेन से लेकर के एडवांस तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन वाले चैप्टर में प्रॉब्लम ये होती है डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लग रहा है स्टैटिक लग रहा है या काइनेटिक लग रहा है उसमें कंफ्यूजन होता है क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे आप समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में दो तरह के फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास तब आएगी जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा। फ्रिक्शन रहेगी, फ्रिक्शन आपके पास रहेगी लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा, उसमें बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और मूव करती हुई ऑब्जेक्ट पे आपके पास फ्रिक्शन लगे उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे कि कार आपके पास चल रही है तो वो क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? तो मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट पे अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे काइनेटिक, और अगर बॉडी रेस्ट में है उसके बावजूद भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो वो आ जाएगा आपके पास स्टैटिक। समझना यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, समझना यहाँ पे मैं फोर्स अभी अप्लाई कर रहा हूं, क्या ये बॉडी मूव कर रही है? नहीं कर रही है। क्या बॉडी को मूव करना चाहिए था? आप तो पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जब भी फोर्स आपके पास अप्लाई करोगे तो आपके पास बॉडी मूव करेगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास फोर्स अप्लाई करने के बावजूद बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो इस केस में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसकी टेंडेंसी आ गई है, बॉडी की टेंडेंसी आ गई कि इधर मूव करे, लेकिन मूव नहीं कर रही है, मतलब कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स इंड्यूस्ड हो गया है और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा है, रेस्ट बॉडी में लग रहा है। तो इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स अभी जो एक्ट हो रहा है इस केस में जो आपके पास एक्ट हो रहा है वो क्या आ जाएगा, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप धकेलना छोड़ दो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0, जब आप धकेलोगे तो इसके अंदर टेंडेंसी आ गई मूव करने की, लेकिन अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यही अगर आप फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाओगे तो एक कंडीशन आएगा, उसके बाद बॉडी क्या करने लगेगी, आपके मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी सेम सिचुएशन था, समझना यहाँ पे आपके पास यहाँ पे समझना, जैसे कि ये आपके पास 50 केजी का ऑब्जेक्ट था और जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स लगाना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू किया, देखो फोर्स लगाना शुरू किया, जितना आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे कोई भी फोर्स मैं नहीं लगा रहा था, कोई भी फ्रिक्शन नहीं था, जैसे मैंने फोर्स को बढ़ाया, देखो यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा, अप्लाइड फोर्स 29 किया, अप्लाइड फोर्स उतना ही, जितना आप फोर्स बढ़ा रहे हो उतना ही फोर्स देखो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हर एक जगह देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स सेम और एक ऐसा लिमिट आएगा, अभी तक वैसा ही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 100 न्यूटन बढ़ रहा है आपके पास अभी तक। अब देखो अब फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो गई, अब ये फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है क्या? नहीं। तो जब तक आपके पास बॉडी रेस्ट में है, जब तक आपके पास बॉडी रेस्ट में है और उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बोलेंगे, ठीक है ना। और स्टैटिक फ्रिक्शन में आप देखे हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास बदलती रहती है वैल्यू, पहले 0 था, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है और एक लिमिट तक बढ़ रही है और उसके बाद क्या हो जा रहा है, दैट इज द कांस्टेंट हो जा रही है। समझ में आया? क्लियर है सभी को यहां तक? तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाऊं तो आपके पास यहां पे दो तरह के फ्रिक्शन आते हैं, दो तरह के यहाँ पे फ्रिक्शन आते हैं। तो आपके पास पहला फ्रिक्शन आता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा फ्रिक्शन आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे लिखिएगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है ना सभी को? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे पहला टाइप है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इसको आप चाहो तो एफ एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? तो जब भी आपके पास फ्रिक्शन फोर्स लगे लेकिन रिलेटिव मोशन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच 0 हो, मतलब कि बॉडी आपके पास सरफेस कांटेक्ट सरफेस रेस्ट में रहे। क्लियर है?
तो आपके पास उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स इंड्यूस्ड होगा अप्लाइड फोर्स को अपोज करने के लिए उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन एक्ट on a contact surface when the body tends to move करने की टेंडेंसी है। क्लियर है? इट मींस relative velocity between the surfaces is zero। रिलेटिव वेलोसिटी जब तक जीरो रहेगा तब तक आपके पास ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये टेंड्स टू मूव करने के कंडीशन में ही लगता है। क्लियर है? अगर आपने कोई अप्लाइड फोर्स कराई नहीं, लगाया ही नहीं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ लगेगा नहीं, जीरो आपके पास वैल्यू होगी। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपके पास बढ़ती जाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन उस हिसाब से इंक्रीज करते रहता है। क्लियर? अगर अप्लाइड फोर्स जीरो करो तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो। फोर्स 10 न्यूटन लगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास 10 न्यूटन अपोजिट में लगेगा। 20 न्यूटन करो तो स्टैटिक फ्रिक्शन 20 अपोजिट में। 30 करो 30 आपके पास अपोजिट में। तो यहाँ पे आपके पास अप्लाइड फोर्स जितना लगेगा उतना ही आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर? हो गया नोट के? चलो हो गया, आगे बढ़े। अब अगर देखा जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी कैसी है? बिल्कुल आप लोग जैसी है। ऐसा ही है ना? अगर आप फोर्स लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन में, मैं तो मारेगा इस फोर्स को, फिर फोर्स बढ़ाओ, फिर बोलेगा मैं मारेगा, बढ़ाते जाओ फोर्स वो, और अपने अपोजिट एक्स को इंड्यूस करके फोर्स को, नेट फोर्स को जीरो करते जाएगा, लेकिन कहां तक? एक लिमिट तक। उसके बाद तो उसकी टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, मतलब उसकी औकात ही उतना ही करे। वही है ना, आप भी तो वही करते हो। बोले पढ़ लो ना, नहीं पढ़ना है, पढ़ लो ना, पढ़ना है। और एक जब एग्जाम का टाइम आता है तो आप पहुंच जाते हो लिमिट पे आप तो पढ़ना ही पड़ेगा। वही कंडीशन यहाँ पे आती है। क्लियर? कि आप तो कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने फोर्स बढ़ाया, देखो यहाँ पे इसी केस में अभी जीरो है, कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लगा है, फोर्स मैंने बढ़ाना शुरू किया, ये बढ़ता गया फोर्स, ये अपोज करता गया, लेकिन एक लिमिट के बाद ये मूव करना शुरू कर दिया। क्लियर है ना? तो स्टैटिक लिमिटिंग यहाँ पे फ्रिक्शन आती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों लिमिटिंग फ्रिक्शन? क्योंकि ये आपके पास लिमिट कर रही है। आप तुम्हें अगर इससे ज्यादा अप्लाई फोर्स करोगे तो हमसे ना हो पाएगा रोकना। ठीक है ना? तो ये आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन करने का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां के बाद आपका अप्लाइड फोर्स डोमिनेट कर जाता है और बॉडी मूव करने लगती है। क्लियर है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर तक जब तक आप फोर्स लगा रहे हो तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। यहाँ पे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इंड्यूस होकर के उसको खत्म कर देगा। लेकिन एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां के बाद ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू, मतलब वो आपके पास मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाती है और उसके बाद बॉडी को वो रोक नहीं पाती है, बॉडी आपके पास मूव करने लगती है।
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम value of static friction, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की है, जिसके बाद बॉडी आपके पास इससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं ले सकता है। किसी भी बॉडी में, हर एक बॉडी के लिए अलग अलग आपके पास लिमिटिंग वैल्यू है, क्लियर, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर आपने अप्लाइड फोर्स क्रॉस कर दिया तो बॉडी आपके पास मूव करने लगेगी। क्लियर? कैसे निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन? तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन या इसी को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? ये जो आपके पास आती है वो आपके पास आती है म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये जो आपके पास दिया गया था कूलम्ब्स के द्वारा दिया गया था, तो इसी का नाम है आपके पास कूलम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। Limiting value of friction force, limiting value of friction force is mu s into h. क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के 1 पे होती है। ये सरफेस पे डिपेंड करता है कि कांटेक्ट सरफेस आपके पास कैसा है। क्वेश्चन में क्यों हां गिवन रहेगा। जो आपके पास यहां पे म्यू एस है, ये आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू आपके पास गिवन रहती है और इसकी वैल्यू 0 से लेकर के आपके पास 1 के बीच लाई करती है। अगर सरफेस परफेक्टली स्मूथ है तो म्यूएस की वैल्यू हो जाएगी 0 और काफी ज्यादा रफ है तो 1 होगी। लेकिन आपके पास प्रैक्टिकली लाइफ में आपके पास 0 से 1 के बीच लाई करती है और ये डिपेंड करता है कांटेक्ट सरफेस की प्रॉपर्टी पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि एरिया बोल देना, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रॉपर्टी पे, कांटेक्ट सरफेस कैसा है। आपने कांटेक्ट सरफेस वेट लिया है, ड्राई लिया है, या आपने उस पे वाल वगैरह लगा दिया तो उसके अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू बदलेगी। एक कांटेक्ट सरफेस के लिए भी आपके पास चेंज हो सकती है डिफरेंट सिचुएशन में। अगर आप गर्मी के दिनों में रोड पे आप म्यू की वैल्यू निकालो सबसे ज्यादा होगी और वहां पे म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन आपके पास सबसे ज्यादा लग रहा होगा, और फ्रिक्शन अगर सबसे ज्यादा लग रहा है तो हीट वहां पे ज्यादा जनरेट होगा टायर के बीच, तो टायर के फटने के चांस गर्मी में ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है? वही अगर आप बरसात के दिनों में बात करो तो आपके पास रोड में फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है तो गाड़ी के स्लिप करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर? तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपके पास सरफेस कैसा है, सरफेस किस सिचुएशन में, कैसा मौसम में, आपने सरफेस पे क्या आपने किया है, स्मूथ बना दिया है या आपने स्लिपरी बना दिया है, आपने कुछ वायल वगैरह ऐड किया है, सारे चीज पे डिपेंड करता है। क्लियर? लेकिन कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये गलती मत कर देना। कांटेक्ट एरिया पे कभी भी म्यू डिपेंड नहीं करता है, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है ना? ये आपके पास ओनली डिपेंड्स ऑन द कांटेक्ट सरफेस, ना कि आपके पास कांटेक्ट एरिया। क्वेश्चन आपके पास आया भी था तो लिख लेना, अपने लैंग्वेज में इसको ऐड कर लो। जो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो आपके पास कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल और केवल कांटेक्ट सरफेस कैसा है उस पे डिपेंड करता है। अपने लैंग्वेज में ऐड कर लो। कंफ्यूजन भी है कहीं पे पीछे? क्लियर है ना? आज डीपी पे है, डीपी में तो आज इसका हो नहीं पाएगा। फ्रिक्शन का इसका कर लेंगे, एनएलएम का कुछ कर लेंगे तो उससे।
फ्रिक्शन के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, दूसरा फ्रिक्शन नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मूव कर रही है और उस केस में जब फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको आप लिख सकते हो दैट इज द एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। जब बॉडी मूव कर रही है और उस केस में जो फ्रिक्शन आपके पास लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन आप बोलोगे। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बदलती नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन था तो जीरो था, जीरो से मैक्सिमम तक वो चेंज हो रहा था। अब अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ाते थे आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, वो आपके पास वैरी कर रही थी। लेकिन जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बदलती है। जैसे आप यहां से गौर करना, जो सिमुलेशन था उसमें भी आप देखे होंगे कि ये आपके पास अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हो, जब आप यहाँ पे फोर्स बढ़ा रहे हो तो इस केस में देखो यहाँ पे स्टैटिक जब तक लग रहा है वैल्यू बदल रही है स्टैटिक की, 81 इस हिसाब से बढ़ा रहा हूं, बढ़ रही है। उसके बाद देखो आपके पास जैसे ही लिमिटिंग से ऊपर गया, यहां तक आपके पास लिमिटिंग था, जैसे ही लिमिटिंग से आपके पास ऊपर गया तो आपके पास देखो इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। अब ये बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जाओ, बदल रहा है क्या? नहीं। जो बॉडी आपके पास मूव कर रही है अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगी। क्लियर है? लो सर एक आदमी को लो उसके जगह, आदमी को लो सर, रोबोट करके वंस मोर सर। पहले रुकने दो भाई, रुक तो जा, रुक गया तो आगे आदमी कहाँ चला गया? आ गया। अबे निकल रहा है, समझ में आया? तो अगर आप यहाँ पे बात करो काइनेटिक फ्रिक्शन का तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास द फ्रिक्शन acting on a moving body। अगर कोई भी बॉडी आपके पास मूव कर रही है, द फ्रिक्शन एक्ट ऑन ए मूविंग बॉडी, तो इस केस में जो आपके पास फ्रिक्शन लग रही है उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन की आपके पास वैल्यू कैसे निकालोगे? तो Fk की वैल्यू आपके पास यहां पे आ जाती है, दैट इज द म्यू k इनटू n, नॉर्मल रिएक्शन म्यू k इनटू n। क्लियर? स्टैटिक में आप म्यूएस लगाते हो तो मैक्सिमम देता है, ध्यान देना, वो मैक्सिमम देता है। स्टैटिक की आपके पास म्यूएस इनटू n मैक्सिमम है, ये आपके पास म्यू k इनटू n आपके पास कभी भी लगा सकते हो जब आपके पास बॉडी मूव कर रही है। क्लियर? यहां पे जो आपके पास Fk की वैल्यू है वो हमेशा रहती है कांस्टेंट। क्लियर? वैरी नहीं करती है। दूसरा, आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू लेस होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, हमेशा मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपके पास क्या होगी? हमेशा कम रहेगी। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है क्योंकि आपके पास म्यू के की वैल्यू हमेशा कम होती है म्यू एस। खतरनाक उल्टा सही, तो दोनों पैर ऊपर चले गए थे।
एक बात लिमिटिंग फ्रिक्शन के आगे जब ये जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हाँ मतलब लिमिटिंग और काइनेटिक सेम होना चाहिए। पहले है ना थोड़ा सा बढ़ती है स्लाइटली कम हो जाती है, उसके बाद कंटिन्यू कांस्टेंट हो जाती कम क्यों होता है? है। कम होता है आपके पास इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया फैक्टर भी आ जाती है और सरफेस है ना, जैसे आपके पास जब स्टैटिक लग रही होती है तो मूव नहीं कर रहा होता मॉलिक्यूल्स, जब आपके पास काइनेटिक होती है तो मॉलिक्यूल्स को इतना इनर्शिया आपके पास काम करने लगती है कि उस मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट कर लेती है, सरफेस पे स्मूथ कर देती है, थोड़ा सा ना उसको स्मूथ बना देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मूव करती है। ठीक है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू कंप्लीटली जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। अगर तुमने फ्रिक्शन की वैल्यू काफी बढ़ा दी और फोर्स लगा दिया तो बॉडी टपल भी कर जाएगा। अगर तुमने मान के चलो यहाँ पे रोक दिया, यहाँ पे आपने इतना ज्यादा फ्रिक्शन लगा दी, रोक दिया, और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या ये पलटेगा? उलट जाएगा नहीं। तो इसको बताता है टॉपलिंग। टॉपलिंग पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल में, टॉपलिंग इसको बताता है। टॉपलिंग कैसे होती है, वहां पे आपके पास कैसे बॉडी मूव करती है, उसमें नॉर्मल कहां पे आता है, फ्रिक्शन कैसे एक्ट करती है, ये सारे हम लोग टॉपलिंग वाले, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा अभी समझ में नहीं आएगा। रोटेशनल यहाँ पे इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के कांसेप्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तभी आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। क्या यहाँ तक आपके पास क्लियर है? किसी को डाउट? हाँ बोलो। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट कैसे है? क्योंकि आपके पास वहां पे बॉडी जब मूव करने लगती है, क्लियर है, तो आपके पास बॉडी मूव कर रही है तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स है, फ्रिक्शन आता किसकी वजह से था? मॉलिक्यूल्स के इंटरलॉकिंग की वजह से। अब जो वो इंटरलॉकिंग है ना वो कांस्टेंट हो गई है। इंटरलॉकिंग जैसे आपके पास इंटरलॉक है, रुका हुआ इंटरलॉक है, आप फोर्स बढ़ा रहे हो, इंटरलॉक नहीं टूट रहा है ना। स्टैटिक जब तक इंटरलॉक आपके पास एग्जिस्ट कर रही है ना, नहीं टूट रहा है ना। काइनेटिक में क्या हो गया, वो इंटरलॉक टूट गया तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? जैसे सिंपल तुम समझो कि आपके पास सरफेस वैसा है, वहां पे बहुत सारे आपके पास छोटे-छोटे जो है गोली रखा हुआ है और आप उस पे चल रहे हो, तो जब आप स्टार्टिंग में उसको पुश करोगे तो वो क्या होगा, अपोज करेगा, और जैसे ही वो चलना शुरू किया, भड़क गया, तो आपके पास वो गोली क्या हो जाएगी, फोर्स जो ओवरऑल लगा रहा था वो छिटक गई, मतलब कि आपके पास अलग-अलग फोर्स लगाने लगे। जैसे यहाँ पे वो सिमुलेशन मिल नहीं रहा है, जैसे आप बोल रहे हो ना ये कैसे हो रही है, देखो यहाँ पे स्टैटिक जब तक लग रहा है, ये मान के चलो ये आपके पास रफ सरफेस का, ये आपके पास ऐसे ही तो रफ सरफेस होता है, ऐसे ही तो रफ सरफेस है। तो जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हुए, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो सारे मिलकर के यहाँ पे कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन जब आप काइनेटिक लगाते हो तो इस केस में क्या होता है, काइनेटिक में बॉडी मूव कर रही होती है, तो इसको ये क्या कर देगा, यहाँ पे एडजस्ट कर देगा, जो मॉलिक्यूल्स की डिस्टरबेंस ला रहे हैं उसको शिफ्ट कर देगा कहीं ना कहीं अलग, तो शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स रोक रहा था वो मॉलिक्यूल्स आप दूसरे जगह एडजस्ट हो गई। समझ में आए? तो कंप्लीटली तो नहीं कर सकता, क्योंकि और भी तो मॉलिक्यूल्स है, वो भी तो अपोज करेंगे, तो कंप्लीटली तो एडजस्ट नहीं कर सकता वो, तो आपके पास क्या करेंगे, ये आपस में दैट इज द फ्रिक्शन रहेगा लेकिन कम रहेगा। जैसे खुद ही सोचो, जो आपके पास प्लेन करने वाली मशीन आती है, प्लेन करने वाली मशीन देखे हो ना, जब आप प्लेन करने वाले मशीन को देखोगे तो आपके पास प्लेन करने वाली मशीन ऊपर कावड़ जगह है, जब वो चलती है तभी तो प्लेन कर पाती है, रुक भी रहेगी प्लेन कर पाएगी क्या? नहीं, वही कंडीशन ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, ये ऊपर कावड़ को ये क्या करें, जब ये चल रही तो प्लेन कर रही है, लेकिन जब प्लेन करे तो क्या कंप्लीटली फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी क्या? नहीं, क्या उससे कम रहेगी? हाँ, ऑब्वियस है, स्टैटिक से कम हो जाएगी, क्लियर, लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं हो पाएगी। क्लियर है क्या? अब समझ में आया क्यों आपके पास कम होती है? आगे बढ़े। आपके पास कभी-कभी है ना ग्राफ पूछ लेता है कि स्टैटिक काइनेटिक का जो आपके पास ग्राफ है वो बताओ, तो इधर आपके पास है अप्लाइड फोर्स, ये आपके पास है अप्लाइड फोर्स, और ये आपके पास है फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक स्टैटिक सब है। जब आप अप्लाइड फोर्स जीरो कर रहे हो, जब अप्लाइड फोर्स जीरो है तो आपके पास बोलना स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो, अप्लाइड फोर्स जीरो, तो आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो। जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ही तो होगा, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि आपके पास दोनों सेम है। F अप्लाइड इज इक्वल टू क्या है, F फ्रिक्शन है। क्लियर है ना? दोनों फोर्स आपके पास सेम रेट से बढ़ रही है, तो इसीलिए ये आपके पास एंगल 45 पे कर्व रहेगा। क्लियर?
और ये जाएगी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू तक। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एफएस मैक्स, या इसी को क्या बोलोगे आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली ये डाउन करेगा और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। डाउन क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उसको वो एडजस्ट करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो स्मूथ बन गई है, हल्का सा, क्लियर, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा ड्रॉप करेगा और इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। और इस केस में जो आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स वैल्यू होगी, यहाँ पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन और ये वैल्यू हो जाएगी म्यू के इनटू एन, और मैक्सिमम की वैल्यू क्या रहेगी, म्यू एस इनटू एन, क्लियर। तो ये ग्राफ आपके पास है फ्रिक्शन का ग्राफ। तो बेसिक कुछ कंप्लीट हुए। अब हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल पे कि क्वेश्चन को आप स्टैटिक काइनेटिक कैसे निकालोगे। जो लाए हो मटेरियल आप लोग बोले ना कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज 1, उसके पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चला जाऊंगा। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1, जो आपके पास ये एक्सरसाइज है वो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पर ही बेस्ड आपके पास प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन आपके पास कुछ मैं करूंगा और बाकी आपको घर से करके लाने। क्वेश्चन ठीक ठाक है, लगभग 20 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 8। हो गया क्या, नोट हो गए, जल्दी फास्ट। अच्छा, सर्कुलर मोशन हो गया है क्या, काइनेमेटिक्स डायनामिक दोनों हो गया, बिना फ्रिक्शन पड़े हुए डायनामिक हो गया। क्वेश्चन वगैरह थे तो इसके लग रहे थे क्वेश्चन, फ्रिक्शन डायनामिक जो पार्ट हो गया है तो उसके क्वेश्चन लग रहे थे क्या, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था उसमें, इसलिए तो बिना फ्रिक्शन पड़े हुए कैसे पढ़ेंगे वो बहुत आसान लगे, कैसे समझ में आ गया, कैसे स्टैटिक काइनेटिक हो गया। क्या आगे बढ़े, चलो हम लोग अब देखते हैं प्रॉब्लम आपके पास स्टैटिक और काइनेटिक पे। जब तक प्रॉब्लम ना करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है आपके एग्जांपल से जान के बुक से करवा रहा हूं, डाटा में बदल सकता था लेकिन आपके पास बुक यही है तो इसके अकॉर्डिंग फ्लो चलते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट 10 केजी का ऑब्जेक्ट है और इसमें आपके पास 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सॉरी 20 न्यूटन का बोला है फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताना म्यू की वैल्यू 0.5 और म्यू की वैल्यू दिया है 0.4। सबसे पहले ये बताना ये चलेगा कि नहीं चलेगा, सबसे पहले ये बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा, सोच के बताना चलेगा या नहीं चलेगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रह सकती है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एस इनटू एन। पहले तो आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, कितना आ जाएगा भाई, बोलना नीचे लग रहा है आपके पास 100 न्यूटन mg 10 into 10 दैट इज द 100 न्यूटन, क्या यही लग रहा है। ऊपर की तरफ आपके पास नॉर्मल
क्या बॉडी y डायरेक्शन में मूव कर रही है क्या? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल की वैल्यू आपके पास 100 न्यूटन है? यही है ना, यही तो करते थे आप लोग। नॉर्मल की वैल्यू कितना? 100 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो फ्रिक्शन आपके पास स्टैटिक आ जाएगा। म्यूएस की वैल्यू 0.5 इनटू नॉर्मल आपके पास 100, तो यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। मतलब कि जब तक आप 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक मूव करेगा ही नहीं। कितना फोर्स अप्लाई हो रही है? 20। तो क्या आपके पास इसकी वैल्यू, क्या आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है? अगर कम है तो बॉडी मूव करेगी क्या? नहीं। बोलना क्या इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 50 लगेगा या 20 लगेगा? 20 लगेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इतना हो सकती है। मतलब इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी बॉडी मूव करेगी। क्लियर? अगर इससे कम फोर्स है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। ये पहचानने का तरीका, बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना इंड्यूस होगा? अप्लाइड के इक्वल होता है। जो पिछला ग्राफ बनाया था स्टैटिक फ्रिक्शन देखो अप्लाइड के इक्वल हो रहा था। मैक्सिमम ये है, मूव करने के लिए इतना चाहिए कम से कम। क्लियर? लेकिन आपके पास अप्लाई ही कर रहे हो 20, तो जितना आप अप्लाई करो उतना ही आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पता करना हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20 न्यूटन। क्लियर? ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है ये। क्लियर? और अगर मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पता करना हो तो काइनेटिक तो लगेगा ही नहीं। बॉडी जब मूव ही नहीं करे तो काइनेटिक कैसा? तो काइनेटिक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया क्या? नहीं? देखो यहाँ पे मैक्सिमम मैंने निकाला स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 50 है। 50 तक आया ना समझ में? अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये आपके पास बॉडी है ना, जब तक आप यहाँ पे जैसे ये बॉडी है, जब तक आप 50 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाओगे तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। गाने का मतलब ये है। अगर जब तक आप 50 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाए, आप फोर्स कितना लगा रहे हो? 20, तो क्या बॉडी मूव करेगी क्या? नहीं करेगी। अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो फ्रिक्शन कैसा आ जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितने इक्वल होती है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। अप्लाई कितना है? 20, तो कितना आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आएगा? स्टैटिक 20 आएगा। ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये चलेगी या नहीं चलेगी इसके कंडीशन जानने के लिए। अगर अप्लाइड फोर्स इससे कम है तो बॉडी नहीं चलेगी, अगर बॉडी नहीं चलेगी तो फ्रिक्शन फोर्स आपके पास अप्लाइड फोर्स के इक्वल आ जाएगी। क्लियर? और कोई डाउट? आगे करोगे क्वेश्चन से? हटा पहले नोट कर लो आप। अभी तक फिजिक्स पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा ये टफ है मैकेनिक्स। अभी क्या पढ़े थे? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े थे। इसके बाद थर्मल तो इजी है। केटीजी तो सबसे इजी है भाई। केटीजी इतना इजी कोई है ही नहीं। एक आपके पास 11th में केटीजी और दूसरा 12th में आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल। दोनों वैसा ही चैप्टर है और ये काफी इजी चैप्टर और क्वेश्चन आपके पास लिमिटेड में पूछे जाते हैं, यही से क्वेश्चन आएंगे। मैकेनिक्स में आपके पास अगर 50% टेस्ट में स्कोर कर रहे हो, 50-60% बहुत कर रहे हो। मैकेनिक्स ऐसा है, मैकेनिक्स यहाँ पे खत्म नहीं होती है, पूरा का पूरा 70-80% आपके पास 12th इसी पे डिपेंड कर रहा है, ये कितना आपके पास स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आपके पास पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपके पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर 3 चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर। उसके बाद आता है करंट। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा डिपेंड इस पे नहीं करता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आगे जाता है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपके पास दैट इज द बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन वहां पे जरूरत पड़ेगी। किसी भी बॉडी, किसी भी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट, आपके पास लूप का मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क कैसे क्रिएट होता है, वो सारे आपके पास इसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि यही की एप्लीकेशन वहां पे बस फार्मूला बदलती है, बाकी सारे चीज सेम होते हैं। उठा उसको क्या है
सो रही है, बैठे बैठे। चलो आगे बढ़े, करोगे बताओगे आप सभी कोई बताना। ये आपके पास मास है दिया हुआ है 10 केजी। मैं जानूं कि इसी का एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं तो एग्जांपल मैं ले सकता था, अभी मैं चेंज भी करूंगा एग्जांपल 30 न्यूटन और इधर आपके पास है 20 न्यूटन। बोलना बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी? म्यू एस की वैल्यू आपके पास है 0.2 और म्यू की एक की वैल्यू है 0.1। पहले ये बताना बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। पहले तो आप क्या निकालोगे, मैक्सिमम पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम होगी तभी बॉडी मूव करेगी। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगी तो बॉडी मूव नहीं कर सकती। तो आपके पास कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 100। शायद सीधा लिखो ये 0.2 मतलब कितना 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है 30 माइनस 20 10 न्यूटन का आपके पास अप्लाइड फोर्स है, वो भी इधर लग रही है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अप्लाइड फोर्स आपके पास F अप्लाइड की वैल्यू आपके पास लेस है, दैट इज द Fs मैक्स से। क्लियर? इससे आपके पास कम है तो बॉडी आपके पास मूव नहीं करेगी। बॉडी डजंट मूव, बॉडी डजंट मूव, बॉडी आपके पास मूव नहीं करेगी। अगर बॉडी आपके पास मूव नहीं कर रही तो यहाँ पे फोर्स कैसा रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास अप्लाइड के इक्वल हो जाएगा और अप्लाइड फोर्स आपके पास कितना है 30 माइनस 20 which is equals to 10 न्यूटन। क्लियर है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपके पास आ जाएगी 10 न्यूटन। ओके आगे बढ़े, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन करें क्या? पहले हम लोग सिंगल मास सिस्टम का पॉलिटिकल इसमें जितने भी तरह के केसेस बन सकते हैं सारे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेन सरफेस के। आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इसी का करते हैं, फिर हम लोग ऐड करेंगे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो आपके पास नेक्स्ट है कितना 1 केजी, ये आपके पास 10 न्यूटन। मंगेंगे नहीं घर से, मंगेंगे कुछ करने 12.5 न्यूटन। ये फोर्स आपके पास इस तरीके से करेंगे। अरे किसी सॉल्यूशन रहता है सॉल्यूशन निकलना ना अपन 2 न्यूटन खरीदे तो जा रहा मास आपके पास है 0.5। कौन से इसका ले रहा अब भी चलना लेगा इसको। ये एंगल है 37, ये एंगल है 45 और ये है फिलक्स की वैल्यू 0.5 एंड म्यू की वैल्यू 0.5। सबसे पहले तो आपको ये बताना है बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। चलेगी तब तो डिसाइड करेंगे म्यू या म्यू के। क्लियर?
सबसे पहले आपको ये बतानी है बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। केजी 0.25 केजी नहीं 0.25। अभी मैं आप और चेंज करूंगा। इसके क्वेश्चन तो हो गए और मैं अपने मन से भी क्वेश्चन 5-6 और करवाने वाला हूं। तो 10 रूट 2 है। हां 10 रूट 2 न्यूटन एंड 12.5 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपके पास अगर स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? म्यू एस इनटू एन। सबसे पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन यहां पे निकालनी पड़ेगी एफबीडी से। तो अगर ध्यान से देखो तो इस पे फोर्स कैसा लग रहा है? ये वाले मास पे डाउनवर्ड लगेगा कितना? 2.5 न्यूटन लगेगा। 0.25 into 10 यही करोगे ना, तो कितना आ जाएगा? 2.5 न्यूटन। तो डाउनवर्ड आपके पास mg लग रहा होगा 2.5 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है इधर कितना? 37 डिग्री पे 12.5 न्यूटन। क्या यही लग रहा है? और दूसरा फोर्स आपके पास लग रहा है इधर कितना? दैट इज द, एक मिनट कैसे लगेगा ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इसका आपके पास ये डायरेक्शन कितना लग रहा है? तो ये आपके पास लग रहा है कितना? दैट इज द 45 डिग्री पे आपके पास लग रहा है। 45 डिग्री पे आपके पास लग रहा है। क्लियर? तो अगर आप इसको शिफ्ट करो, आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा शिफ्ट करो, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये आपके पास है 2.5, ये 2.5 और इस डायरेक्शन में आपके पास ये फोर्स लग रही है 12.5 न्यूटन। क्लियर? ये एंगल आपके पास है 37, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? 37 डिग्री। दूसरा आपके पास फोर्स इधर लग रही है कितना? 10 रूट 2 न्यूटन और ये एंगल आपके पास 45 डिग्री। क्लियर? और ऊपर की तरफ आपके पास लगेगा नॉर्मल, ऊपर की तरफ आपके पास क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्या आपके पास यही एफबीडी है? क्या बॉडी का एफबीडी आपके पास यही है? मैं समझ में आ रहा है? एक लग रहा है mg नीचे, नीचे आपके पास 2.5, एक फोर्स लग रहा है इधर इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स आपके पास 10 रूट 2 न्यूटन। एक फोर्स आपके पास लग रहा है इस तरफ। क्लियर? तो एक फोर्स इस तरफ आपके पास 12.5 न्यूटन, सॉरी रूट 2 नहीं है, 12.5 न्यूटन। और तीसरा लग रहा है नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल फोर्स आपके पास ऊपर की तरफ। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? एफबीडी में एफबीडी क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करोगे? नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए आपको कंपोनेंट यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो किसका कंपोनेंट आपको ब्रेक करना पड़ेगा? तो आपके पास ये वाले फोर्सेस का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 10 न्यूटन। देखो 10 cos 45, 10 ही तो आएगा। 10 cos 45 आपके पास 10 और ये आपके पास कितना आ जाएगा? तो ये भी आ जाएगा आपके पास 10। देखो क्या यही आ रहा है? जब आप इसका कंपोनेंट ब्रेक करो इस वाले फोर्स का, तो इधर फोर्स आपके पास कितना आ जाएगा? 12.5 cos 37। कैलकुलेट करो 12.5 cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 ही आ रहा है क्या? तो आपके पास इधर आ जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर? और आपके पास 10 न्यूटन इधर और इधर कितना आ जाएगा? sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो शायद 8 होना चाहिए। कितना आ रहा है? इस तरफ फोर्स इसकी वजह से 12.5 into 3/5 cos 37, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 7.5 न्यूटन। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन कितना है? 0। अगर नेट फोर्स इन x डायरेक्शन 0 है तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू
जीरो। आपके पास बॉडी मूव करेगी नहीं, रेस्ट पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ही नहीं लग रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स आपके पास जीरो है, नेट अप्लाइड फोर्स जीरो है, देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, ना ही स्टैटिक नहीं काइनेटिक। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस applied force, since applied force is zero, so आपके पास फ्रिक्शन स्टैटिक की वैल्यू जीरो और काइनेटिक की वैल्यू आपके पास जीरो। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो, बॉडी आपके पास बिल्कुल रेस्ट में। अरे आया समझ में? आप नेट फोर्स निकाले, नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिंस है बॉडी आपके पास एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी तो एक्स डायरेक्शन में नेट अप्लाइड फोर्स देखो, तो नेट अप्लाइड फोर्स कितना आ गया? जीरो आ गई। जीरो आ गई मतलब बॉडी आपके पास मूव करेगी नहीं एक्स डायरेक्शन में। नॉर्मल निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। साइन 37 की वैल्यू है, cos 37 की वैल्यू। चलो आगे बढ़े। हटा दो इसको। आपके पास ध्यान से देखना, ये आपके पास सरफेस, ये आपके पास ऑब्जेक्ट। सपोज करो ऑब्जेक्ट है आपके पास 1 kg का, म्यू एस की वैल्यू आपके पास है 0.5। क्लियर? म्यू एस की वैल्यू 0.5। इस पे आपके पास एक फोर्स लग रहा है इधर 3 न्यूटन, ठीक है, और दूसरा फोर्स लग रहा है आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन में 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। तो आपको बतानी है व्हाट इज द, पहले बतानी है बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा, बॉडी चलेगी या नहीं। यहां से समझना कैसा फोर्स लग रहा है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, एक फोर्स तो लग रहा है इधर, ठीक है, और दूसरा फोर्स आपके पास अंदर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स, ठीक है ना। एक फोर्स इधर 3 न्यूटन और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। तो आपको बतानी है कि आपके पास बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। विजुअलाइजेशन समझ में आ रहा है ना? ये आप इसे विजुअलाइज करो। आपके पास एक फोर्स आगे, एक फोर्स अंदर की तरफ, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, और लग रहा होगा तो पहले बॉडी मूव करेगी या नहीं, पहले इसको आपको बताना है।
सबसे पहले तो आप निकालोगे कितना आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो सकती है। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा एफएस मैक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू इनटू एन। बोलना क्या ये जो फोर्स है एन के बारे में बताना, ये फोर्स क्या एन के वैल्यू को बदल रही है क्या? mg और n ऊपर ये हॉरिजॉन्टल में लग रही है, तो n की वैल्यू बदलेगा क्या यहाँ पे? नहीं बदलेगा। क्या ये वाली फोर्स बदल रही है क्या? नहीं, ये भी नहीं बदल रही है। तो दोनों फोर्स आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू को नहीं बदल रही है, तो n किसके इक्वल है यहाँ पे? mg के इक्वल है, क्योंकि जो आपके पास n है दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहे तो कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आ रही है अप्लाइड फोर्स का, इसकी वजह से n की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो इस केस में आपके पास आ जाएगा 0.5 और n की वैल्यू कितना है? दैट इज 10, तो आपके पास हो जाएगा 5 न्यूटन। अब अप्लाइड फोर्स के बारे में सोचते हैं। अप्लाइड फोर्स एक लग रहा है इधर, दूसरा लग रहा है इधर, तो नेट रिजल्टेंट कितना? आपके पास 3 और ये आपके पास 4, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या यही होगा? तो आपके पास अगर आप विजुलाइज करो तो आपके पास एक फोर्स लग रहा है 3 और एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ आपके पास 4, 3 and 4। तो आपके पास यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो आपके पास नेट इधर लग रहा होगा, कितना? दैट इज 5 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स कितना है? 5 है। अप्लाइड फोर्स कितना है? 5 है, मतलब कि आपके पास दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इस केस में जो आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, जो आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू वो आपके पास स्टैटिक लग रही होगी और 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि ये आपके पास अप्लाइड फोर्स भी कितना आ गया? 5 न्यूटन आ रही है। क्लियर? अरे आया समझ में? पीछे आप लोग क्वेश्चन करवा रहा हूं तो पीछे बात क्या कर रहे हो? कॉन्सेप्ट हो गए हैं, कॉन्सेप्ट इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, या कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा। तो आपके पास यहाँ पे समझ में आ रहा है फ्रिक्शन 5 न्यूटन, और आपके पास क्योंकि 5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है इसलिए आपके पास 5 न्यूटन लगेगा। बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी डजंट मूव, बॉडी डजंट मूव। अच्छा, डायरेक्शन बोलना, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? अपोजिट टू आपके पास अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स किधर लग रही है? रिजल्टेंट ऐसे लग रही है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? इस तरीके से लग रहा होगा, तो इस रिजल्टेंट के किधर? अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्लियर? ये आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन में है। मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूं, टॉप व्यू ऊपर से, ये आपके पास टॉप व्यू है 3 और ये आपके पास 4। टॉप व्यू से ऐसा ही दिखेगा ना, और रिजल्टेंट आपके पास इधर, तो फ्रिक्शन आपके पास पीछे की तरफ इधर। क्लियर है? तो ये हम लोग फोर्स का टॉप व्यू देख रहे हैं, तब आपके पास ये रिजल्टेंट आ रहा है। क्लियर? ऊपर से आप देख रहे हो। क्लियर? किसी को डाउट? सामने से देखोगे तो आपके पास ऐसे दिखाई देगा 3 और ये इनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से देखोगे तब आपके पास ये डायग्राम दिखाई देगा। रीडिंग क्या समझ में आया? पीछे हाथ खड़े करो जिन लोगों को समझ में ना आया, बताना हो फिर से। जिन लोगों को समझ में आया बिल्कुल शर्माना नहीं है, शर्माने से कोई फायदा नहीं होगा, बाद में नुकसान हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? आप लोग गर्ल्स में क्लियर है ना? हो गया? अगला क्वेश्चन करें। आपका 18 क्वेश्चन है, ट्राई करके लाना। कल डाउट स्किल लेने वाले हैं, पहले डाउट चलेगा आधे घंटे और उसके बाद आपके क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारा टॉपिक होगा।
क्वेश्चन कौन सा है सर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपके पास वाल है, वर्टिकल वाल है, और यहाँ पे आपके पास सपोज करो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे आपके पास म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.4। आप कर रहे हो फोर्स अप्लाई इसको होल्ड करने के लिए है, तो आपको बतानी है व्हाट इज द मिनिमम force required, what is the minimum force required to keep the body stationary। बॉडी को अगर स्टेशनरी रेस्ट में रखना है तो उस केस में आपके पास कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? ये पूछा था आपके पास जेई में 2015 में। इसके बाद रिपीट हुआ है। आपको कितना फोर्स, मिनिमम फोर्स चाहिए, एफ की वैल्यू ये बतानी है कि ये बॉडी रेस्ट में है। मतलब ये आपके पास सपोज करो वर्टिकल वाला है, ये बॉडी आपके पास है, तो इस तरह से अगर मैं इसको प्रेस कर रखा हूं तो होल्ड पे है ना, रुका हुआ है, तो आपके पास कितना फोर्स ये चाहिए कि ये रुका रहे? क्लियर? 8 न्यूटन से 8 न्यूटन पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, कैलकुलेट होगा उसके बाद ही पता है। 20 होगा। 20 अलग-अलग आंसर आ रहे हैं। आपने एक निकाल दिया। सर्कुलर मोशन के डायनामिक वाले पार्ट में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना? आप पहले पढ़ चुके हो। कौन सर पढ़ाए थे? सर्कुलर मोशन कौन सर पढ़ाए थे? नाना सर पढ़ाए थे? पढ़ाना पड़ेगा। समझ कैसे गए? मुझे ये डाउट आ रहा है, समझ गए? विदाउट फ्रिक्शन कैसे पढ़ा सकते हैं भाई? समझ में नहीं आएगा। मुझे फ्रिक्शन ना पढ़ाया जाए, उसका स्टार्ट कर दिया जाए, इसका एप्लीकेशन क्या समझ में आएगा? कहां पे स्टैटिक लग रहा है, कहां पे काइनेटिक लग रहा है, स्टैटिक की वैल्यू कितना, काइनेटिक की वैल्यू कितना, किधर स्लिप करेगा, डायरेक्शन किधर लगेगा, आप देख सकते हैं। मिनिमम 8 न्यूटन से कम रहेगा। चलो बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। पहले तो आप इसका एफआईडी ड्रॉ कर लो। एफआईडी बोलना कितना आएगा? तो आपके पास इस 2 kg पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना? 20 न्यूटन, यही लग रहा होगा ना? mg 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ इसकी टेंडेंसी किधर है स्लिप करने की? नीचे है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? और आपके पास इधर फोर्स कितना लग रहा है? राइट साइड, दैट इज द एफ लग रही है। और यहाँ पे जब आप इसको एफ पे प्रेस करोगे तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन इधर अप्लाई करेगा? नॉर्मल रिएक्शन आपके पास किधर होगी? एंड अप्लाई इधर होगी। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को देखूं, अगर ये बॉडी स्टेशनरी में है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 20 न्यूटन के इक्वल होनी चाहिए। मतलब फ्रिक्शन फोर्स वुड बी 20 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हो? म्यू एस इनटू एन, यही लिख सकते हैं, इक्वल टू 20 न्यूटन। म्यू एस की वैल्यू कितना? 0.4, एन की वैल्यू कितना? एफ, यही है ना? एन की वैल्यू रेस्ट में है तो आपके पास एन और एफ सेम ही तो होगा, बॉडी रेस्ट में है, तो एफ इज इक्वल टू 20। तो यहां से आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये आपके पास हो जाएगा 200 दैट इज 50 न्यूटन। 50 न्यूटन आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी।
एफबीडी एफबीडी पर अच्छे से सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 20 लाख कोर्स मारना 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई आपको करनी पड़ेगी। एडिक्शन तो लगा नहीं था। इतना अगर समझ में आया तो उम्मीद करता हूँ अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सिमिलर टाइप का है, बस चेंज कर रहा हूँ कुछ वैल्यू। जीरो पॉइंट फोर है, बट टीवी से 0.4 आगे नहीं है 0.4 हो गया, आगे बढ़े, पीछे आगे बढ़ सकता हूँ। क्लियर है सभी को यहाँ तक टॉपिक? सभी को आ रहा है समझ में? क्वेश्चन हो जाएंगे ना कल, सभी का बुक चेक करूंगा। आपके पास 17-18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता है कि अगर 50% भी आपसे हो गए तो मॉडल सफिशिएंट है। कम से कम उतना तो मिस करोगे 50% सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन, सेम है, हो गई है। म्यू की वैल्यू आपके पास 0.4 है और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री। अब इस फोर्स की वैल्यू बतानी है अगर बॉडी स्टेशनरी में है, ठीक है ना? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स? मिनिमम फोर्स required to keep the body stationary. What is the minimum force required to keep the body stationary? पहले तो आप एफबीटी बनाओ, फिर एफबीटी में क्या करो, आप बैलेंस करो सभी को। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन सभी में नेट फोर्स को आपको जीरो करनी है। वहां से एफ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो एफबीटी शायद बना लिए हुए सभी कोई। एफबीटी आपके पास क्या लग रहा होगा? नीचे की तरफ आपके पास 20 न्यूटन। ये फोर्स का आपके पास दो कंपोनेंट, ये फोर्स कितना लग रहा है तो आपके पास इधर लग रहा है, आपके पास कितने पे तो 37 डिग्री पे। देखो ऐसे ही लग रहा है ना, ये 37 है तो ये भी 37 होगा, अल्टरनेट एंगल। ये समझ में आ रही है ना, ये ऐसा है, ये आपके पास ये 37 है तो ये भी तो 37 होगा। क्लियर? तो आपके पास फोर्स की वैल्यू 37। दूसरा लग रहा है आपके पास ये फोर्स F लग रहा है आपके पास। तीसरा आपके पास लग रहा है इस पे नॉर्मल रिएक्शन, इधर नॉर्मल रिएक्शन आपके पास इधर लग रही है N परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और चौथा आपके पास फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ F। क्लियर? क्या आपके पास यही फोर्स लग रहा है एफबीडी में? देखो एक एनर्जी नीचे
आपके पास ये अप्लाइड फोर्स इधर और आपके पास फ्रिक्शन ऊपर की तरफ और नॉर्मल आपके पास इधर, ये वाली सरफेस वॉल लगा रहा होगा इस ब्लॉक पे नॉर्मल। क्लियर? अब यहाँ पे इस कंपोनेंट को आप ब्रेक करो, तो जब आप इस फोर्स को ब्रेक करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा F cos 37 और जब इसका आप ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा F sin 37। क्लियर? आप बोलना नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन की वैल्यू कितना? तो 0 होना चाहिए। y डायरेक्शन नेट फोर्स देखो, अगर बॉडी रेजिस्टेंस करी है तो लिख सकते हो Fr माइनस F sin 37, F sin 37 minus 20, it should be 0। क्लियर? दूसरा, अगर x डायरेक्शन में फोर्स को अगर आप 0 करो तो x डायरेक्शन में अगर फोर्स को 0 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा n minus f cos 37, f cos 37 is equals to आपके पास हो जाएगी that is 0। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी f cos 37। क्लियर? f cos 37। पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर आप नोट करना। तो आपके पास ध्यान से समझना, एफ आर को क्या लिख सकते हो? एफ आर को आप क्या लिख सकते हो? म्यू इनटू एन लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ आर को म्यू इनटू एन की वैल्यू कितना है? एफ cos 37। तो आपके पास हो जाएगा एफ cos 37। क्या हुआ? टाइम हो गया क्या? और सर पॉज कर दूं क्या?